हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने टीजीटी आर्ट्स जेबीटी प्रिपरेशन के लिए एक एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है। उसमें हम आज काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वीडियो है हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें कि सीडीपी के हम 30 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस आज करने वाले हैं। क्योंकि आप देख पाएंगे जिस तरह का आपका टीजीटी मेडिकल वालों का रिव्यू रहा है और उसमें हमने जो पेपर देखा है उसमें आपके साइकोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं थे, सीडीपी से आपके क्वेश्चन थे और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आप कह सकते हैं, या जिस तरह के आपके सीटेट में आपके क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, उस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपको एग्जामिनेशन में देखे गए हैं। क्योंकि आप देख पाएंगे अगर आपका जो सिलेबस भी देखें हम, तो उसमें अगर साइकोलॉजी लिखा होता बीएड की जगह, तो आपके साइको से क्वेश्चन आने की संभावना थी। लेकिन जहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स आपके ऐड कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि आपको जो है वो इस तरह के ही क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, हालांकि आपको पढ़ना वो भी सारी चीज़ें पड़ेगी, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज जो है वो वहीं से होगी कि किस तरह से हमने सोचना है, किस तरह से क्वेश्चंस का आंसर देना है। उसके लिए वो चीज़ें भी पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे हम जो आपके पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है, अगर आप जेबीटी टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पुरानी वीडियोज़ भी जो है वो देख सकते हैं। लगभग 40 के करीब जो है वो वीडियोज़ हमने बना दी हैं आप सभी के लिए, तो आप उसको भी जो है वो एक बार ज़रूर विज़िट करें। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी कार्य पर छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने के मानदंड शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे चेकलिस्ट कहते हैं, रूब्रिक कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं, या एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं उसे। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रूब्रिक उसे कहते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, एक छात्र का मानना है कि अभ्यास और दृढ़ता से बुद्धि का विकास किया जा सकता है। ऐसा छात्र निम्नलिखित को अपनाने की संभावना रखता है। इसमें से किसको अपनाने की संभावना रखता है? आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मास्टरी गोल्स का वो जो है यहाँ पे निपुणता लक्ष्य अपनाने की संभावना रखता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के इकाई सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण है? एंटिटी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो आपकी इकाई सिद्धांत है, ये आपका एक स्थिर मानसिकता को जो है वो दर्शाता है। इसमें अगर आप देखेंगे जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसमें उदाहरण आपका बी जो है, कुछ छात्र स्वाभाविक रूप से चित्रकारी में अच्छे होते हैं और कोई भी अभ्यास इसे बदल नहीं सकता। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, लेव वाइगोत्स्की की हमने थ्योरी भी पढ़ी है पिछली वीडियो में, तो वहाँ से क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और वयस्कों या साथियों की मदद से क्या कर सकता है, इसके बीच के अंतर को जो है वो क्या कहते हैं? तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है अगर आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी जो है वो पढ़ी होगी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी आपका जेडपीडी जिसे कहते हैं, राइट आंसर जो वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य आधार है कि डैश विद्यार्थी सीख सकते हैं और योगदान दे सकते हैं। कुछ विद्यार्थी या सभी, केवल विशेष, या फिर आपके केवल प्रतिभाशाली। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी विद्यार्थी जो है वो सीख सकते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक को अपनी डैश और शिक्षण पद्धति में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो एक तो उसको शिक्षण पद्धति में बदलाव करना है, दूसरा भाषा में, सामग्री में, अनुशासन में, या क्षमता में। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सामग्री और शिक्षण पद्धति में जो है वो उसको चेंज करना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई बच्चा गणितीय समस्याओं को हल करते समय बार बार एक जैसी गलतियां करता है, तो यह क्या दर्शाता है? स्मृति और स्मरण क्षमता का अभाव दर्शा रहा है, बच्चे की संज्ञानात्मक संरचना में कोई गलतफहमी दर्शा रहा है, लापरवाही जिसके लिए दंड दिया जाना चाहिए, या फिर आपका स्थायी बौद्धिक अक्षमता को दिखा रहा है। तो वो दिखा रहा है आपका ऑप्शन बी, बच्चे की संज्ञानात्मक संरचना में कोई गलतफहमी यानी कि मिसकंसेप्शन है वहाँ पे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, वो आपको टीचर को जो है वो दूर करना होगा। यहाँ पे अभी कथन दिया गया है कि रचनावादी कक्षाएं रटकर याद करने को सीखने की प्राथमिक विधि के रूप में बढ़ावा देती है। और कारण ये है कि पियाजे के अनुसार सार्थक अधिगम तब होता है जब बच्चे अनुभवों के माध्यम से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो आपको ये बताना है इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है। जो भी ऑप्शन नीचे आपको सही बैठेंगे वो आपने यहाँ पे बताने हैं। तो इसमें आपका जो
ऑप्शन ए है वो गलत है, क्योंकि रटने की यहाँ पे कहीं भी जो है वो आपकी बात नहीं की जाती है। लेकिन जो दूसरा है आपका कि पियाजे के अनुसार सार्थक अधिगम तब होता है जब बच्चे अनुभवों के माध्यम से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए वाला है जो वो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ए क्या, यहाँ पे तो सभी ऑप्शन गलत है, लेकिन इसका जो मतलब है ए गलत हो जाएगा और जो आपका आर है वो सही हो जाएगा। इस तरह का ये इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की गलतियों के प्रति एक रचनावादी शिक्षक के दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो यहाँ में से आपने पढ़ना है। रचनावादी शिक्षक के दृष्टिकोण को क्या दर्शा रहा है? तो ये आपका दर्शा रहा है, गलतियाँ बच्चों को चिंतन प्रक्रिया को समझने के अवसर है। तो ये आपकी एनईपी 2020 में भी ये बात कही गई है कि जो आपकी गलतियाँ हैं, गलतियाँ आपकी अपॉर्च्युनिटी हैं, आप उससे जो बच्चे को डाँटना नहीं चाहिए। बच्चे से हमें पता, मतलब गलतियों से ही हमें पता चलता है कि बच्चे को जो है वो बच्चा सोचता क्या है या फिर उसको समस्या जो है वो क्या हो रही है, तो हमें उस पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट है, विशिष्ट छात्र व्यवहारों के व्यवस्थित अवलोकन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? व्यवस्थित अवलोकन के लिए, विशिष्ट छात्र व्यवहार के व्यवस्थित अवलोकन के लिए। तो इसके लिए आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड का प्रयोग जो है वो होता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा। अ, अक्सर व्यवहार के अवलोकन के लिए जो है वो एनेक्डोटल का ही जो है वो प्रयोग होता है। आपने इसका केस स्टडी नहीं करना है। केस स्टडी होता है जब हम एक ही बच्चे पे जो है वो उसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं, पूरा फोकस करते हैं, काफ़ी लंबा इसमें प्रोसेस लगता है। एक बच्ची अपनी आँखें ढक लेती है और यह मान लेती है कि कोई और उसे नहीं देख सकता। यह व्यवहार पियाजे की डैश की अवधारणा को दर्शाता है। तो ये कौन-सी अवधारणा को दर्शाता है कि वो अपनी आँखें जो है वो ढक रही है और उसको ये लग रहा है कि उसको कोई भी नहीं दिख रहा है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो अक्सर वो ऐसा करते हैं। तो ये आपका इगोसेंट्रिज़्म को दर्शाता है, अहम केंद्रवाद को, ऑप्शन बी। इसमें बच्चा जो है वो यही सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सारे सोच रहे हैं। जो मुझे लग रहा है वही सबको लग रहा है। एक शिक्षक छात्रों से सेब, रेलगाड़ी, डॉक्टर, पहाड़ जैसे शब्दों को आसानी से याद रखने के लिए उनका उपयोग करके एक कहानी बनाने को कहता है। यह तकनीक किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका कहानी सुनाने की स्मृति सहायक से। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जब कोई बच्चा छड़ियों को लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना शुरू करता है, तो यह डैश नामक संज्ञानात्मक क्षमता को दर्शाता है। जब बच्चे को ये पता लग जाता है कि मैं इस लाइन में इसको लगाऊँ, ये छोटा है, ये बड़ा है, बड़ा है, क्रम में लगा सके, तो वो आपका क्रम परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में संरक्षण की अवधारणा को समझना शुरू करते हैं? उदाहरण के लिए, पानी की मात्रा अलग आकार के बर्तन में डालने पर भी समान रहती हैं। जैसे मान लीजिए एक पतला सा गिलास होगा, एक चौड़ा सा गिलास होगा। अगर वो पतले से गिलास में फुल पानी है और चौड़े से में गिराएँगे तो वो थोड़ा-सा रहेगा। लेकिन अगर इस बात को बच्चा समझ ले कि इसमें पानी सेम ही है, तो वो कौन-सी आपकी स्टेज है, वो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है आपकी थर्ड वाली। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। इस स्टेज में आपका बच्चा ये सारी चीज़ें जो है वो समझना शुरू करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और वयस्कों और साथियों की मदद से, ये भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है, मतलब चलो पढ़ लेते हैं पूरा। साथियों की मदद से क्या कर सकता है, इसके बीच के अंतर को जो है वो क्या कहते हैं? तो ये आपका वही है, ज़ेडपीडी उसे कहते हैं, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपकी कक्षा का एक छात्र प्रतिस्पर्धा माहौल के बारे में चिंतित महसूस करता है। एक शिक्षक के रूप में आप महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं आप इसमें से? कि उच्च शैक्षणिक चिंता लोगों को प्रेरित और ज़िम्मेदार रखती हैं और अधिक टिकाऊ और समृद्ध जीवन जीने में मदद करती हैं। दूसरा है आपका, छात्रों की बढ़ती आशंका और बेचैनी के साथ-साथ भावनात्मक भय भी हो सकता है, जो छात्रों की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति में हस्तक्षेप कर सकता है। तो जो आपका उच्च शैक्षणिक चिंता है, ये वाला जो आपका है वो गलत हो जाएगा। और लेकिन जो दूसरी वाली ऑप्शन है आपकी, ये आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि बहुत अधिक चिंता सीखने में जो है वो बाधा डालती है। तो जिस तरह से अगर आप अधिक चिंता करेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो कम होती जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन ए इसमें आपका गलत हो जाता है। विभिन्न शिक्षण शैलियों, दृश्य, श्रवण, गतिज वाले छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन-सा शैक्षणिक दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है।
तो ये इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुविध शिक्षण रणनीतियाँ। तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, एक छात्र पाचन तंत्र को श्रमिकों और मशीन से युक्त एक खाद्य कारखाने के रूप में देखता है। यह इसका एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका सादृश्य द्वारा विस्तार, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। एलेब्रेशन यूजिंग एनालॉजी। नेक्स्ट आपका है, जब कोई शिक्षार्थी किसी फ़ोन नंबर के अंकों को अलग-अलग याद करने के बजाय इस तरह से जो है वो याद करता है के रूप में सम्मोहित करता है, तो उपयोग की जाने वाली रणनीति को क्या कहा जाता है? मतलब वो ऐसे नहीं बताएगा जैसे 985462 इस तरह से नहीं बताएगा, वो इस तरह से बताएगा 9854627190 ग्रुप में बता रहा है। तो ये आपका क्या होता है, खंडीकरण जो है वो ये आपका कहलाता है, चंकिंग जिसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, एक बच्चा समझता है कि लंबे गिलास से एक छोटे चौड़े गिलास में डाला गया पानी मात्रा में समान रहता है। यह डैश में निपुणता दर्शाता है। तो ये ऊपर भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया है। तो ये आपका संरक्षण को दर्शाता है, कंजर्वेशन को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, विकास के एपिजेनेटिक ढांचे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? यहाँ पे कथन आपको दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरणीय प्रभाव जीवन भर आनुवंशिक अभिव्यक्ति को सक्रिय और निष्क्रिय कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। व्याजी के अनुसार नई जानकारी को मौजूदा संज्ञानात्मक योजनाओं में फिट करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो इसे कहते हैं एसिमिलेशन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, विविध अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक एक ही अवधारणा के लिए अलग अलग कार्यों की योजना बनाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी छात्र अपने स्तर के अनुसार सीख सके। यह रणनीति सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है, क्या दर्शाती है ये आपका दर्शाती है विभेदित निर्देश, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। शिक्षण परिणामों में सुधार हेतु मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। कथन डैश प्रश्न का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? तो ये उदाहरण है आपका क्रिटिकल थिंकिंग का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रचनावादी शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी भ्रांति है? रचनावादी शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में आपको भ्रांति बतानी है। तो ये भ्रांति इसमें है कि सीखना केवल खोज के माध्यम से होता है, शिक्षक के किसी मार्गदर्शन के बिना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ये एक भ्रांति है। अभी कथन दिया गया है कि वाइगॉस्की ने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक अंतःक्रिया संज्ञानात्मक विकास में एक मौलिक भूमिका निभाती हैं। कारण दिया गया है कि समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि ZPD से तात्पर्य उस बात से है जो एक शिक्षार्थी बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर सकता है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों गलत है या दोनों सही है। तो इसमें आपका ए तो सही है, लेकिन बी आपका इसमें असत्य है। इसमें कहा गया है कि बिना सहायता के, लेकिन ZPD में आपको सहायता की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। आलोचनात्मक सोच में मुख्य रूप से तथ्यों को याद करने के बजाय जानकारी का विश्लेषण, मूल्यांकन और डैश करने की क्षमता शामिल होती है। तो विश्लेषण, मूल्यांकन और व्याख्या करने की, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, एक कक्षा गतिविधि जिसमें छात्र किसी समस्या के दो अलग अलग समाधानों की तुलना करते हैं, डैश चिंतन कौशल का सबसे अच्छा आकलन करती है। तो ये आपका आलोचनात्मक चिंतन कौशल, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक आम गलत धारणा है? इसमें आम गलत धारणा कौन सी है? समावेशन का अर्थ है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के शैक्षणिक मानकों को कम करना। ये एक जो है वो आम गलत धारणा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।
तो ये 30 क्वेश्चंस थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। अगर आपके टीजीटी मेडिकल में भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे जैसे कि आपके टीजीटी नॉन मेडिकल में, मतलब अगर वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे मेडिकल में आए थे, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कहीं न कहीं कि आपके जो टीजीटी आर्ट्स में भी आपके इसी तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो इसलिए आगे की जो आपकी साइको सेक्शन की जो वीडियोज़ रहेगी वो इस तरह की ही रहेगी। उसपे हम इन चीज़ों को जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।